लाइंस के प्रायोजक हैं एस ट्रैक्टर, फ्रूट जंप मैंगो ड्रिंक, सुंदरता की नई पहचान अर्थ पीओपी, खूब दूर की सोचो इंडिया, मोनेट स्टील है तैयार और पेग्रो विश्व की सबसे बेहतरीन टॉपकॉर्न तकनीक के साथ। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की ओर से डीएलएफ को 350 एकड़ जमीन देने के फैसले को किया रद्द। कोर्ट ने किया दोबारा बिडिंग के आदेश, ग्रामीणों के भू अधिग्रहण को रद्द करने की मांग को भी ठुकराया। कुलदीप शर्मा ने बीजेपी को लिया आड़े हाथों, कहा बीजेपी में नहीं है कोई भी जनाधार वाला नेता, बीजेपी कर रही है हवाबाजी की राजनीति। कुरुक्षेत्र नए बस अड्डे पर रोडवेज कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, 3519 प्राइवेट बसों को परमिट देने का किया विरोध। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा का सौंपा ज्ञापन। बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल में इमरजेंसी में ड्यूटी के दौरान नशे में धुत दिखा डॉक्टर, सवाल पूछे जाने पर डॉक्टर ने दिया अटपटा सा जवाब, कहा क्या हरियाणा में शराब पीने की है पाबंदी। नमस्कार, जनता टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा अविनाश सिंह। बात करेंगे बड़ी खबरों की जो आज के दिन सुर्खियां बनी। सबसे पहले बात करेंगे राजनीति को लेकर, क्या कुछ हुआ आज। हरियाणा में कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी का रुख कर रहे हैं और जिस तरह से बीजेपी भी इन नेताओं को अपने में शामिल कर रही है और टिकट देने में इन नेताओं के नामों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। ऐसे में यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बीजेपी को अपने उम्मीदवारों से ज्यादा बाहरी उम्मीदवारों पर भरोसा है। देखिए खास रिपोर्ट। अब तक वैसाखी के सहारे सत्ता का सुख भोगती आई बीजेपी इस बार अकेले दम पर सरकार बनाने का सपना देख रही है। बीजेपी के लिए राह इतनी आसान नहीं है, लेकिन बीजेपी अब बाहर से आए नेताओं के सहारे ही सत्ता पर काबिज होना चाहती है। सूत्रों की माने तो बीजेपी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का रुख करने वाले कई नेताओं पर दाव लगा सकती है। साथ ही अपने तीनों मौजूदा विधायकों को भी मैदान में उतारा जा सकता है। जिस तरह आए दिन बीजेपी दूसरे दलों के नेताओं को शामिल कर रही है, उससे साफ है कि बीजेपी को खुद से ज्यादा बाहर के उम्मीदवारों पर भरोसा है। दूसरे दलों से बीजेपी का रुख करने वाले नेताओं को टिकट दिए जाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। कांग्रेस से 42 साल बाद तौबा कर बीजेपी का रुख करने वाले बीरेंद्र सिंह को उचाना से टिकट दिया जा सकता है, तो पूर्व मंत्री छत्रपाल सिंह को बरवाला से मैदान में उतारा जा सकता है। इनेलो से आए किशन पवार को इसराना से और फूल सिंह खेड़ी को भलाचिका से मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं हर्ष कुमार को हरदीन से उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। जगदीश नेहरा रानिया से अपना दाव पेश कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले राजकुमार वाल्मीकि को नीलो खेड़ी और पूर्व मंत्री और एमएल रंगा को बवाल से टिकट दिया जा सकता है। कांग्रेस सरकार में सत्ता सुख भोगने वाले सुल्तान सिंह जड़ौला को पुंडरी से टिकट थमाया जा सकता है। वहीं कांग्रेस के पूर्व सांसद जितेंद्र मलिक को गन्नौर से मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं कांग्रेस से ही बीजेपी का रुख करने वाली कृष्णा कहलावत राई से ताल ठोक रही हैं। जिस तरह बीजेपी में भारी उम्मीदवारों को टिकट देने पर बीजेपी गंभीरता से विचार कर रही है, उससे तो ये जाहिर होता है कि बीजेपी दूसरे दलों से आए नेताओं के दम पर ही सरकार बनाने की कोशिश में लगी है। लेकिन बीजेपी की ये रणनीति कितनी कारगर साबित हो पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बिल्कुल, आखिरकार बीजेपी का क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब बात करते हैं सहानुभूति की। सहानुभूति की लहर ने कई बार सियासी दलों को सत्ता के शिखर पर पहुंचाने में काफी मदद की है और सियासी दलों में जनता की हमदर्दी के लिए चुनाव के दौरान ऐसे मुद्दों को हवा देने की पूरी कोशिश भी की जाती है। इस बार फिर से प्रदेश की सियासत में सियासी दल ऐसे भावनात्मक मुद्दों को भुनाने की तैयारी में है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश की सियासत में सहानुभूति एक ऐसा फैक्टर है जिसे सियासत में सत्ता के शिखर पर पहुंचने की सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। सहानुभूति की लहर ने कई बार सियासी दलों को सत्ता सुख भोगने का मौका दिया और इस बार भी सियासी दल मतदाताओं की हमदर्दी जीत चुनावी समर भी जीतने की तैयारी में। सभी मुख्य दलों ने इसके लिए रणनीति तैयार कर सहानुभूति को लहर में बदलने की तैयारी भी शुरू कर दी। कोई अपने अपमान को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई गठबंधन साथी के धोखे को। पुतिन के अपमान का बदला लेने की बात कह रही है कांग्रेस। सीएम के अपमान को बता रही प्रदेश का अपमान। लोगों की हमदर्दी
जीतने की हो रही है कोशिश। जी हां, कैथल रैली में जिस तरह सीएम हुड्डा के खिलाफ वोटिंग की गई, कांग्रेस ने उसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की और उसे प्रदेश का अपमान बताते हुए विधानसभा चुनाव में बदला लेने की बात कह डाली। सत्ता विरोधी लहर से जूझ रही कांग्रेस ने अपनी जीत के लिए सहानुभूति का कार्ड खेलने की भी तैयारी कर ली है। जाहिर तौर पर कैथल रैली ने कांग्रेस को एक चुनावी मुद्दा थमा दिया, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे के जरिए मतदाताओं को कितना लुभा पाएगी, ये बड़ा सवाल है। इनेलो को मिलेगा सहानुभूति का वोट। चौटाला के खिलाफ साजिश का बदला लेने की बात कह रही इनेलो। चौटाला को सियासी रंजिश का शिकार बता रही है इनेलो। उधर इनेलो के पास भी ओपी चौटाला के जेल में होने का मुद्दा है, जिसके चलते इनेलो को लोगों की सहानुभूति मिलेगी। इनेलो लगातार ये आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस सरकार ने साजिश के तहत ओपी चौटाला और अजय चौटाला को फंसाया और विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता वोट के दम पर इसका बदला लेगी। उधर इनेलो कांग्रेस सरकार पर लगातार ज्यादती करने का भी आरोप लगा रही है और क्षेत्रवाद के मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है। बीजेपी के धोखे को मुद्दा बना सकती है हज का। बीजेपी को धोखेबाज साबित करने में लगे कुलदीप बिश्नोई। बीजेपी के धोखे को सियासी मुद्दा बनाकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश, सहानुभूति लेने की कोशिश करने वालों में हज का भी शुमार है। हज का सुप्रीमो खुलकर कह रहे हैं कि बीजेपी ने उनके साथ धोखा किया और बीजेपी को इस धोखे की कीमत विधानसभा चुनाव के दौरान चुकानी पड़ेगी। जाहिर तौर पर हज का भी हमदर्दी लेने वालों की कतार में खड़ी है। उधर भजनलाल के नाम का सहारा लेकर भी मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है। तो देखा आपने, सभी दलों के अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन इतिहास में ऐसा कई बार हुआ जब ऐसे ही सहानुभूति वाले मुद्दों ने लहर का रूप ले लिया और कई सियासतदानों की नैया पार लग गई। इस बार फिर मुद्दा हर सियासी दल के पास तैयार है, लेकिन जनता के बीच अपनी आवाज कौन बेहतर ढंग से रख पाता है और किसकी आवाज जनता के मन में हमदर्दी जगा पाती है, ये तो आने वाला वक्त और चुनावी नतीजे ही बता पाएंगे। ये रिपोर्ट जनता टीवी। बिल्कुल, सहानुभूति वो तुरुप का इक्का है जिसने बड़े बड़े सुरमाओं को वो कुर्सी दिला दी है जिसकी दरकार और जिसके सपने वो लोग देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने सूखे की मार झेल रहे प्रदेश के किसानों को चुनावी तोहफा देते हुए प्रदेश को आखिरकार सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसके लिए फसलों के नुकसान का आंकलन करने के लिए स्पेशल गिरदावरी के आदेश भी जारी कर चुके हैं और 51% से ऊपर के नुकसान वाले पीड़ित किसानों को 3,500 से लेकर 4,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाएगा, ऐसा भी घोषणा हो चुकी है। सीएम हुड्डा ने प्रदेश को किया सूखाग्रस्त घोषित। प्रदेश में हुई 65% कम बारिश, 51% से ज्यादा नुकसान वाले किसानों को मिलेगा मुआवजा। 3500 से 4,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा देने का किया ऐलान। प्रदेश सरकार की चुनावी घोषणाएं जारी हैं। चंडीगढ़ में सीएम हुड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद सीएम हुड्डा ने यह ऐलान कर दिया कि इस साल प्रदेश में 65% कम बारिश हुई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र से 4829 करोड़ 75 लाख रुपए की राहत राशि दिए जाने की मांग की है, जिसमें कृषि के लिए 1702 करोड़ रुपए शामिल हैं। ये जो क्रॉप्स का जो है, जो स्पेशल गिरदावरी होगी, खसरा गिरदावरी के अनुसार जो 50% से जो भी नुकसान अबाउ होगा, 51% अबाउ, उनको 4,000 रुपये एकड़, वो मतलब वीट और उसके लिए पैडी, कॉटन, इनकी फसल के नुकसान के लिए, और अदर क्रॉप्स को 3,500 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स 1800 और 3600, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स जो हैं वो 1800 और 3600 है। एक महीना के करीब आ जाएगी स्पेशल गिरदावरी रिपोर्ट। सीएम हुड्डा ने प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए 51% से ज्यादा नुकसान वाले किसानों को 3500 से 4,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा देने का ऐलान किया है और जिसके लिए स्पेशल गिरदावरी के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। हमने मेमोरेंडम पहले सबमिट किया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसमें टोटल जो पैकेज हमने मांगा, जो रिलीफ मांगा है 4829 करोड़ का, 4829, 4,829 करोड़ और 75 लाख का,
बहरहाल भले ही प्रदेश सरकार ने किसानों को मुआवजा देने का ऐलान किया हो, जो केंद्र सरकार से मिलने वाले आर्थिक पैकेज पर निर्भर करता है, लेकिन सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीएम हुड्डा का मुआवजा देने का ऐलान चुनावी घोषणा ही साबित हो सकता है। चंडीगढ़ से पवन सिवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो कहीं ना कहीं मुआवजे का तीर छोड़कर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दो तरफ निशाना किया है। एक तो उन्होंने किसानों को कहीं ना कहीं खुश करने की कोशिश की है, वहीं उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा है कि अगर केंद्र, अब देखने वाली बात है कि अब गेंद जो है केंद्र के पाले में, तो कहना होगा कि अच्छे खासे मंजे हुए खिलाड़ी हैं मुख्यमंत्री हुड्डा, और ये उन्होंने साबित भी कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र में इनेलो प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। अशोक अरोड़ा ने कहा कि हुड्डा सरकार सूखे के नाम पर राजनीति कर रही है। वहीं अपने बयान में अरोड़ा ने किसानों को प्रति एकड़ 25,000 रुपए सहायता मिलने की बात कही है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने सूखे की मार झेल रहे किसानों को चुनावी तोहफा देते हुए प्रदेश का सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। सीएम हुड्डा ने फसलों के नुकसान का आंकलन करने के लिए स्पेशल गिरदावरी के आदेश भी जारी कर दिए हैं। प्रदेश में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है और हमारी पार्टी की तरफ से मांग उठाई गई थी कि हरियाणा प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करके 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाए, परंतु प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 4,000 की घोषणा करी और वो भी बहुत बाद में करी, जबकि आज किसान को मौके पर जरूरत है कि फौरी उनको दिया जाए। तो मेरी मांग है कि सरकार किसानों को 25,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दे। तो इनेलो साफ तौर से मांग कर रही है कि किसानों को प्रति एकड़ 25,000 रुपए मिलने चाहिए। किसान भी कहीं ना कहीं 3500 से लेकर 4,000 की जो रकम है उसे कम मान रहे हैं, लेकिन अब देखना है कि आखिरकार होता क्या है, फैसला क्या आता है, क्योंकि अभी तक तो जो रकम है वो 3500 से 4,000 के बीच में है, और देखना है कि अब केंद्र इस रकम को भी दे पाता है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसे फैसले की जिसने एक बार फिर से हुड्डा सरकार को किरकिरी में डाल दिया है। 350 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के मामले को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने हरियाणा सरकार की ओर से डीएलएफ को जमीन देने का फैसला रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने दोबारा बिडिंग करने के निर्देश जारी किए हैं। डीएलएफ को भी बिडिंग में शामिल होने की इजाजत दे दी गई है। यही नहीं, कोर्ट ने ग्रामीणों के भू अधिग्रहण को रद्द करने की मांग को साफ तौर पर ठुकराया है। तो जमीन अधिग्रहण की मांग को फिलहाल ठुकरा दिया गया है, लेकिन बिडिंग की अगर बात करें तो बिडिंग के दोबारा से आदेश दिया गया कि रीबिडिंग की जाए। जो बिडिंग पहले हुई थी उसमें धांधली की साफ तौर पर बातें आई थी, और यही फैसला, जिस तरह से हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उससे हुड्डा सरकार, कांग्रेस की एक बार फिर से किरकिरी होना लाजमी भी है, और विपक्षी दलों को एक मुद्दा भी मिल गया है इस किरकिरी के बाद। थ्री 50 एकड़ ऑफ लैंड जो डीएलएफ को अलॉट किया गया था हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, उसको चैलेंज करते हुए एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुआ था, जो इनहेबिटेंट्स ऑफ विलेज, जो गांव के बाशिंदों की तरफ से ये फाइल किया गया था, जिसको कोर्ट ने आज प्रोनाउंसमेंट दिया है उस डिसीजन का, और उसमें ये कहा गया है बेसिकली कि एक्विजिशन जो इस लैंड की रही है वो मेंटेन रहेगी, साथ में प्रोजेक्ट भी मेंटेन रहेगा, लेकिन जो डीएलएफ को ट्रांसफ़र किया गया है ये सारा का सारा लैंड, उसको सेट असाइड किया गया है, और साथ में ये डायरेक्शंस इशू करी गई हैं कि एक नया फ्रेश बिड प्रोसेस स्टार्ट होगा। 350 एकड़ ऑफ लैंड जो डीएलएफ को अलॉट किया गया था हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, उसको चैलेंज करते हुए एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुआ था, जो इनहेबिटेंट्स ऑफ विलेज, जो गांव के बाशिंदों की तरफ से ये फाइल किया गया था, जिसको कोर्ट ने आज प्रोनाउंसमेंट दिया है उस डिसीजन का, और उसमें ये कहा गया है बेसिकली कि एक्विजिशन जो इस लैंड की रही है वो मेंटेन रहेगी,
साथ में प्रोजेक्ट भी मेंटेन रहेगा, लेकिन जो डीएलएफ को ट्रांसफ़र किया गया है ये सारा का सारा लैंड, उसको सेट असाइड किया गया है और साथ में ये डायरेक्शंस इशू करी गई हैं कि एक नया फ्रेश बिड प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो हाई कोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया, चारों तरफ हुड्डा सरकार की किरकिरी होना लाजमी भी था, लेकिन जो ग्रामीणों ने एक याचिका डाली थी कि जो भूमि अधिग्रहण है उसे रद्द कर दिया जाए, उसे साफ तौर पर हाई कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। इस फैसले के बाद चारों तरफ से हुड्डा सरकार की किरकिरी होना लाजमी था और ऐसा हुआ भी। राजनीति में क्या कुछ हलचलें हुई, चलिए आपको बताते हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस फैसले के बाद, और इस दौरान अभय चौटाला ने गुड़गांव डीएलएफ को दी गई जमीन पर सीएम हुड्डा पर निशाना भी साधा। अभय ने राज्यपाल से सीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने तक की मांग कर डाली। साथ ही साथ डीएलएफ को दी गई 350 एकड़ जमीन की जांच कराने की भी मांग की। अभय ने कहा कि डीएलएफ मामले में सीएम को माफी मांगनी चाहिए और सीएम हुड्डा को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। अभय चौटाला ने कहा कि कृष्णपाल गुर्जर ने कई सीएलयू कराए हैं और इस मामले में खुद सीएम उनके साथ थे। हाईकोर्ट ने डीएलएफ को देने वाली 350 एकड़ जमीन के जो आदेश है जिसे रद्द कर दिया गया उसकी बात की गई है, लेकिन जमीन अधिग्रहण की जो बात है उसे फिलहाल रखा गया है, जो कि ग्रामीणों ने याचिका डाली थी कि इस अधिग्रहण को कैंसिल कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। फिलहाल उस याचिका को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पानीपत ग्रामीण हलके में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान दीपेंद्र ने करोड़ों रुपए की चुनावी सौगात बांटने का काम भी किया। दीपेंद्र ने इस दौरान 7 करोड़ 91 लाख रुपए की राशि से बनने वाली सड़कों का शिलान्यास किया। साथ ही साथ 10 करोड़ रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए और 10 करोड़ रुपए ट्यूबवेल लगवाने के लिए मंजूर की। दीपेंद्र ने कहा कि सरकार ने काफी काम करवाए हैं, लेकिन कुछ काम करवाने अभी भी बाकी हैं जो कि जरूरी हैं, इसीलिए आप लोग हमें वोट दीजिए, हमें जिताइए। तो कहीं ना कहीं अब जितने भी तोहफे हुड्डा सरकार या कांग्रेस सरकार देगी उसे सभी लोग चुनावी तोहफे ही कहेंगे, क्योंकि जितना समय अब आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रह गया है, हर काम कांग्रेस का या जो भी सत्ता दल होता है, इस वक्त सत्ताधारी दल होता है, वो चुनावों के तहत ही माना जाता है। दिनों मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण पानीपत के आउटर कॉलोनीज में तकरीबन 10 करोड़ की एक जो है विकास कार्यों के लिए राशि दी थी। अब ये उसमें से 7 करोड़ 91 लाख के टेंडर इत्यादि हो गए हैं और वो काम शुरू होने जा रहा है। तो आज उनका फाउंडेशन रखने का कार्यक्रम था। इसके अलावा इन कॉलोनीज की और भी कुछ समस्याएं थी और कार्य कराने की बात अपनी थी कि भाई ये तो आ गया, इन पे तो काम शुरू हो जाएगा, मगर कुछ कार्य जो और भी हो सके ऐसी बात थी। और दूसरा जो अपना पीने के पानी के प्रबंध के लिए जो है उसके लिए कार्य किया जा सके। तो इस तरह की जो बातें थी तो उन मांगों को लेके ताकि वो आगे हम उनकी मंजूरी दिला सके। प्रदेश में लगातार विरोधी पार्टियों पर निशाना साधने का दौर जारी है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में इनेलो नेता अभय चौटाला ने लोक निर्माण एवं उद्योग मंत्री रणदीप सुरजेवाला पर निशाना साधते हुए कहा कि बीमारी का बहाना बनाकर चुनाव से भाग रहे हैं रणदीप सुरजेवाला। तो साफ तौर पर चुनावी समर है, इस दौरान बयानबाजियों का दौर जारी रहता है और एक दूसरे पर छिटाकशी करने का भी दौर जारी है। इसी दौरान इनेलो नेता अभय चौटाला ने कांग्रेसी नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला पर बयान दिया है कि चुनावों से वो बीमारी का बहाना करके बच रहे हैं। तो वहीं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कुलदीप शर्मा ने कहा कि बीजेपी धरातल की राजनीति को भूल गई है और हवाई राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो नेता सीएम बनने का सपना देख रहे हैं वो पहले विधायक बनकर दिखाएं। वहीं कुलदीप शर्मा ने केंद्र सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को भी निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदें दिखाई थी वो भारतीय जनता पार्टी उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाई है। भारतीय जनता पार्टी धरातल की राजनीति से ऊपर उठ गई।
अब वो हवा की राजनीति कर रहे हैं, हवाई बात कर रहे हैं। उन्हीं के सहयोगी उनको छोड़कर गए हैं या उन्होंने ऐसे हालात बना दिए कि उनके सहयोगी उनको छोड़कर चले जाएं। भारतीय जनता पार्टी अंदर से टूट चुकी है। गुड़गांव के सांसद करनाल के सांसद का पुतला फूंक रहे हैं और करनाल के सांसद गुड़गांव के सांसद का पुतला फूंक रहे हैं। हर आदमी 8, 9, 10 आदमी चीफ मिनिस्टर बने घूम रहे हैं। मैं कहा पहले एमएलए तो बन जाओ। 100 दिन के भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने टारगेट्स रखे थे। 100 दिन के अंदर काला धन वापस ले आएंगे। गए हुए देखो कब आएंगे, लौटेंगे कब ये नहीं पता। 100 दिन के अंदर महंगाई जो है इसको खत्म कर देंगे। भगवान उनको ऐसी ताकत दे, अभी तक तो खत्म नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता को निराश किया है। अभी ये सिर्फ भारतीय पार्टी रह गई है, जनता इसमें से निकल रही है। तो साफ तौर पर अपनी पूरी बात में बीजेपी पर निशाना साधते नजर आए स्पीकर कुलदीप शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र नए बस अड्डे पर सर्व कर्मचारी यूनियन के बैनर तले रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। उनका साफ तौर पर कहना था कि 3,519 निजी बसों के परमिट रद्द कर दिए जाएं। अशोक अरोड़ा को इन लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा। रोडवेज यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सरबत सिंह पुनिया ने बताया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की साफ तौर पर धज्जियां उड़ा रही है और 3,519 प्राइवेट परमिट जारी कर रही है और कर्मचारियों की मांग है कि इन प्राइवेट परमिटों को रद्द कर दिया जाए। अशोक अरोड़ा ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रही है और पुरानी तारीख में 3,519 प्राइवेट परमिट जारी कर रही है, जिसकी वे साफ तौर पर निंदा कर रहे हैं। अशोक अरोड़ा ने साथ ही कहा कि हम इस बिंदु को अपने घोषणा पत्र में डालने की पूरी कोशिश करेंगे। परमिट नहीं चलेंगे। अध्यक्ष अशोक अरोड़ा जी, जो हमारे सरकार लोगों से तो धक्का कर ही रही थी, परंतु जो ये 3519 रोड प्राइवेट परमिट दिए जा रहे हैं, ये हाई कोर्ट में इस पे रोक लगी हुई है और सरकार बैक डेट से हाई कोर्ट के ऑर्डरों की उल्लंघना कर रही है। इसकी हम निंदा करते हैं और जो आज कर्मचारी यूनियन ने हमें ज्ञापन दिया, मैंने इनको विश्वास दिलाया कि अपने हाईकमान से बात करके हम इसको एग्जामिन करके अपने घोषणा पत्र में डालेंगे। सीएलयू सीडी कांड मामले की लोकायुक्त कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है। आज सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष ने लोकायुक्त कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से 1 हफ्ते का समय मांगा है। इसी के चलते अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर तक के लिए टाल दी गई है। मामले की अगली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष इस मामले में लोकायुक्त कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगा। आज मैटर लगा हुआ था, आज हमने रिप्लाई फाइल करने के लिए टाइम ले लिया है, तो अब उन्होंने 10/9 के लिए अर्जन कर दिया है। वो रिप्लाई हम फाइल करने के बाद ही बताएंगे, उससे पहले हम नहीं बता सकते। 10 से पहले हम रिप्लाई फाइल कर देंगे, 10 को बहस होगी। वो अर्जियों का ही रिप्लाई है जो हमने फाइल करना है, जो उनकी तरफ से जो अर्जियाँ लगाई गई थी उसकी ही रिप्लाई फाइल करनी है। आज मैटर लगा हुआ था, आज हमने रिप्लाई फाइल करने के लिए टाइम ले लिया है, तो अब उन्होंने 10/9 के लिए अर्जन कर दिया है। वो रिप्लाई हम फाइल करने के बाद ही बताएंगे, उससे पहले हम नहीं बता सकते। 10 से pहले हम रिप्लाई फाइल कर देंगे, 10 को बहस होगी। वो अर्जियों का ही रिप्लाई है जो हमने फाइल करना है, जो उनकी तरफ से जो अर्जियां लगाई गई थी उसकी ही रिप्लाई फाइल करनी है। चलो अब आपको ऐसे डॉक्टर साहब से मिलाते हैं जो डॉक्टर कम शराबी ज्यादा नजर आते हैं। सरकार भले ही चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बताने की बात कह रही हो, लेकिन बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल में ड्यूटी के दौरान डॉक्टर नशे में धुत नजर आए। अब डॉक्टर से शराब पीने के संबंध में जब सवाल पूछा गया तो जवाब मिला कि क्या हरियाणा में शराब पीने पर पाबंदी लगी हुई है। वहीं अस्पताल प्रशासन को जानकारी मिलने पर शराबी डॉक्टर की जगह दूसरे डॉक्टर को भेजा गया। बिस्तर पर आराम से सुस्ता रहा ये शख्स प्रदेश के चिकित्सा सुविधाओं की पोल खोल रहा है। जी हाँ, ये शख्स बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के पद पर तैनात है
और आपातकालीन वार्ड की जिम्मेदारी इसी के कंधों पर है। लेकिन ये साहब हैं कि शराब के नशे में मस्त होकर आराम फरमा रहे हैं। इन्हें ना तो मरीजों की चिंता है और ना ही व्यवस्था की। जब डॉक्टर को जगाकर नाम पूछा गया तो सुनिए आखिरकार इस शराबी महाशय ने क्या कुछ कहा। तुम्हारा नाम क्या है? अपना नाम बताइए ना। मैं अपना नाम क्या बताऊं? आप डॉक्टर हो ना? स्टाफ हो। तो देखा आपने किस कदर शराब के नशे में है ये डॉक्टर साहब। हालांकि प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर की हालत ठीक न होने की बात कह रहे हैं और आरोपी के खिलाफ MLR काट कर कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं। उनका MLR काटा गया है और सिविल सर्जन को इन्फॉर्म किया गया है। डिपार्टमेंट इंक्वायरी होती है। रोल पे हैं मगर वो सिकनेस की हालत में कैजुअलिटी में थे और उसको RMO ड्यूटी पे नहीं ले पाए। उनकी हालत ठीक नहीं थी। मैं नहीं कमेंट कर सकता कि पी थी या नहीं पी थी। भले ही अब इस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन इस तरह के मामलों से प्रदेश की चिकित्सा सुविधाओं और व्यवस्था पर जरूर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है और सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इस तरह की लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। बलगगढ़ से राजकुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। यकीनन सोचना पड़ेगा इस तरह की लापरवाही का जिम्मेदार आखिरकार कौन है। क्या वो नुमाइंदे हैं जिन्हें हम चुनते हैं या हम खुद हैं कि हम इतनी लापरवाही को बंद आंखों से देखते रहते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।